नमस्कार दोस्तों, मैं महेश शर्मा जीएलसी आईएएस अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पेज लगा हुआ दिख रहा है, एमपी पटवारी के लिए सिर्फ 151 रुपये में आपको कोर्स मिल सकता है। आपके लिए क्वेश्चन बैंक रहेंगे, सभी नोट्स रहेंगे प्रॉपर ही, वो इलेक्ट्रिक रहेंगे आपके लिए, तो आप खरीद सकते हो इसके लिए। और इसमें आपको मालूम होगा कि जो एमपी पटवारी है लगभग 2017 के बाद आई नहीं है, तो पेपर है थोड़ा हाई लेवल जाएगा। तो हमने पूरी कोशिश की है कि इसमें अच्छे से क्वेश्चन आपको मिले। कल मैंने आपको क्या बता दिया था? कल मैं आपको बता रहा था कि वर्णमाला के बारे में मैंने वर्णमाला के बारे में बताया था। हमने स्वरों के प्रकार पढ़े थे। किसके पढ़े थे? स्वरों के प्रकार, जो कि मैंने आपको दो बताए थे। क्या बताए थे? दो। एक तो बताया था ह्रस्व, क्या बताया था? ह्रस्व। दूसरा बताया था दीर्घ, क्या बताया था? दीर्घ। दोनों को मैंने समझा दिया था। अब बात करते हैं, हम ये भी बता दिया था कि ये मतलब बोल सकते हैं कि सजातीय और विजातीय, इनके बारे में मैंने आपको बता दिया था। एक और बार बता दूं शायद आपको कि जो जैसे मैं लिख दूं आ ए ई उ री ए आई ओ औ, ये स्वर थे अपने 11 बताया था मैंने आपको। इसमें से बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ाऊ, ए आई ओ और औ, इन पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें से मैंने इनको सजातीय बताया था आपको। क्या बताया था? सजातीय। और ये थे विजातीय। क्या बताया था? विजातीय, जिनको मैंने आपको संध्याक्षर भी कहा था। क्या बताया था? संध्याक्षर भी कहा था, संयुक्ताक्षर भी कहा था, संयुक्ताक्षर भी कहा था, इनका नाम बताया था। सजातीय क्या बताया था? जो एक ही जाति से मिलकर बने हों, जैसे अ प्लस अ, ये ई प्लस ई, ये उ प्लस उ, और ये अ प्लस ई, अ प्लस ए, अ प्लस उ, और ये अ प्लस ओ, है ना। इनका प्रयोग हम स्वर संधियों में करते हैं, जैसा कि दीर्घ संधि और गुण संधि, वृद्धि संधि, तीनों में इनका प्रयोग होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। आज बताते हैं हम आपको जीव के आधार पर स्वर। किसके आधार पर? जीव के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 के। कितने के होते हैं? 3 के। जीव मतलब आपने देखा होगा कि साइंस में हम जब पढ़ते हैं तो जीव के अग्र जीव है, उसका स्वाद अलग है, पश्च का अलग है, तो ऐसे ही है ये अग्र, मध्य, पश्च, इनके अलग अलग उच्चारण से। जैसे अग्र में क्या बोला जाएगा? ई ए आई और री। क्या हो जाएगा? ई ए आई री। अग्र में ई ए आई और री बोला जाएगा। मध्य में आप देख सकते हो, थोड़ा ध्यान से सोचोगे तो मालूम चल जाएगा। जैसे हम बोल सकते हैं अ, क्या बोल सकते हैं? अ। और पश्च से जो कंठ के यहाँ से, जिसे हम अलिज हवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अलिज हवा। इसमें बड़ा आ, उ और ओ औ। क्या? ओ औ। तो अग्र, मध्य और पश्च, ये अलग अलग रहेंगे। जी किसके आधार पर है? जीव के आधार पर स्वर। क्वेश्चन आता है पेपर में, जीव के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो कितने बताओगे आप? 3। वो भी कौन से? अग्र, मध्य और पश्च। अगला आता है मुख द्वार के खुलने के आधार पर। मुख द्वार के
खुलने के आधार पर स्वर कितने होते हैं? 4। जैसे पहला है विव्रत, दूसरा है अर्धविव्रत, तीसरा है अर्धसंव्रत, चौथा है संव्रत। विव्रत में क्या रहेगा? जिसमें मुख पूरा खुलता है उसे हम क्या बोलते हैं? विव्रत। सिर्फ मालूम है, हम छोटे में पढ़ते थे। और ऐसा स्वर है जिसमें क्या होता है? मुख पूरा खुलता है। क्या होता है? मुख पूरा खुलता है। जैसे बोल सकते हैं हम आ। और अर्धविव्रत जिसमें आधा मुख खुलता हो, जिसमें क्या आएगा? अ, ऐ और औ। क्या क्या आएंगे? अ, ऐ और औ, जिसमें क्या होता है? मुख पूरा खुलता है। अर्धसंव्रत, संव्रत मतलब मुख बंद होना आधा, तो इसमें क्या आएगा? सिर्फ ए आएगा और ओ आएगा। इसमें क्या आ गया? ऐ और औ, इसमें ए और औ। बोलना देखे, जैसे हम बोल सकते हैं ए और ओ। संव्रत जिसमें मुख पूरा खुला बंद रहता है, सॉरी, जिसमें ई उ और री। क्या बोल सकते हैं? री। ई उ और री, जिसमें लगभग मुख्यतः क्या होता है? मुख बंद रहता है। ओके, चलो आइए अगला करते हैं। ओष्ठ के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो कितने के होंगे? 2। ओष्ठ मतलब होठ, होठ है ना। मुख के आधार पर थे 4। कौन कौन से? विव्रत, अर्धविव्रत, संव्रत और सॉरी अर्धसंव्रत और संव्रत, 4 प्रकार थे। अब ओष्ठ के आधार पर क्या होंगे? ओष्ठ के आधार पर होंगे वृत्तमुखी, या इसका दूसरा अवृत्त, अवृत्तमुखी। दूसरा नाम बोलते हैं वृत्ताकार, इस नाम से भी पूछे जाते हैं। और दूसरा हो जाएगा अवृत्ताकार, मतलब 2 नाम से पूछे जा सकते हैं। वृत्तमुखी सिंपल सी बात है, जिनके उच्चारण करते समय मुख ओष्ठ का क्या बन जाए? ओष्ठ की बात कर रहे हैं ना हम, ओष्ठ का वृत्त बन जाए। जैसे आपने देखा होगा पाउट, ओ ऊ, तो वृत्ताकार, उसे हम वृत्तमुखी कहेंगे। और किसी भी मूल शब्द के आगे, जैसे मैं बोलूं अमर, मर, मर के आगे अ लगा दिया जाए तो क्या अर्थ हो जाएगा? नहीं। अगर अ उपसर्ग लगा दिया जाए तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? नहीं। तो जो वृत्त का मुख न बने उसे अवृत्तमुखी बोलेंगे या अवृत्ताकार बोलेंगे। तो सिंपल है, जिनको बोलते समय मुख का ओष्ठ का वृत्त बन जाए उसे हम वृत्तमुखी बोलेंगे, और जिनके न बने उन्हें वृत्त, जिसमें उ सिंपल है, ओ औ दोनों में क्या बन रहा है? वृत्त का मुख। इसमें क्या बना? बचा आ, ई, री और ए। तो वृत्तमुखी कितने हैं? 4। वृत्तमुखी 4 हैं और ये 7 है। ओष्ठ के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? ओष्ठ के आधार पर स्वरों की संख्या होती है 2। कौन कौन से होते हैं? एक वृत्तमुखी होता है, एक अवृत्तमुखी होता है। वृत्तमुखी क्या होते हैं? जिनके बोलते समय होठों का वृत्त बन जाए, गोल गोल हो जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? वृत्तमुखी बोलते हैं। और जिनके होठों का वृत्त न बने उन्हें अवृत्तमुखी बोलते हैं। सिंपल सी बात है। अब पढ़ेंगे हम मात्रा के आधार पर स्वर। किसके आधार पर? मात्रा के आधार पर स्वर। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं?
3। देखो ये चीजें मैं जो आपको बता रहा हूं सबको समेट के इकट्ठा करके बता रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। चाहे तो आप MPSI की बात कर लो, चाहे पटवारी की बात कर लो, चाहे GD की बात कर लो, मतलब फैक्ट के लिए क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। ध्यान ऐसा नहीं बोल रहा कि किसी के प्रॉपर के लिए ये चीजें हैं, मुख्यतः मैं सब चीजों को पढ़ा रहा हूं तो इसमें से आने की पूरी संभावना है। तो मात्रा के आधार पर मात्रा क्या होती है, पहला जो कि आपको मैं विदित करवा चुका हूं ह्रस्व, दूसरी दीर्घ, और तीसरी कौन सी होती है, प्लुत। क्या होती है, प्लुत। ह्रस्व को तो आप मालूम है क्या बोलते हैं, मूल बोलते हैं। दीर्घ को क्या बोलते हैं, गुरु, और प्लुत। अब देखो जिनको बोलते समय उच्चारण कम लगे उन्हें हम ह्रस्व बोलेंगे। उच्चारण कम जैसे अ, ई, उ, री, क्या है, उच्चारण कम लग रहा है तो इसमें क्या आएगा, अ, ई, उ और री। ह्रस्व है, छोटे हैं, ह्रस्व है, मूल है, लघु है, नाम बताया था किसके आधार पर है, मात्रा। दीर्घ में जिनमें ह्रस्व से दुगना समय लगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, दीर्घ, जिसमें क्या आएगा, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ और औ। दुगना समय मतलब जैसे बोलते हैं ना आ, ए, तो दुगना समय निकल रहा है। प्लुत जिनको बोलते समय दीर्घ से दुगुना समय लगे तथा ह्रस्व से तिगुना समय लगे उन्हें प्लुत स्वर बोलते हैं। इनका प्रयोग हम अक्सर किस में करते हैं, पद्य शैली में करते हैं। पद्य शैली आप जानते होंगे, जिसे गाया जा सके, या मंत्रोच्चारण में करते हैं। क्या करते हैं, मंत्रोच्चारण में। मंत्रोच्चारण में कैसे, जैसे बोलते हैं ना ओम राम, तो ये क्या है, लंबे समय तक उस स्थान को खींचना। प्लुत क्या कहेंगे, जैसे हाँ एग्जाम्पल लिख लो, ओम राम, है ना, ये लंबा भी जा सकता है। तो मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, 3। कौन कौन से होते हैं, ह्रस्व होता है, दीर्घ होता है, और कौन सा होता है, प्लुत होता है। अब बात आती है अगला, वो है स्वर तंत्रियों के आधार पर। स्वर तंत्रियों के आधार पर स्वर, इस पे भी कितने प्रकार के होते हैं, 2। कौन कौन से होते हैं, घोष, अघोष। घोष का एक पर्यायवाची है सघोष, बात एक ही है ना। एक और जैसे बताऊं आपको, एक शब्द बोलूं मैं, निरक्षर। आप जानते होंगे निरक्षर को क्या बोलते हैं, साक्षर या अक्षर, है ना। निरक्षर का विलोम साक्षर या अक्षर हो सकता है ना, समझ लो मेरी बात को। सिंपल, कोई भी पूछे कि अक्षर का विलोम निरक्षर, साक्षर का विलोम निरक्षर, किसी का भी। जैसे एक और एग्जांपल, एक अच्छी बात बताऊं आपको मैं, शायद आप कंफ्यूज रहते होंगे इसमें, मीठा। मीठे का विलोम क्या होगा, कई बोलेंगे कड़वा, कई क्या बोलेंगे तीखा, कई क्या बोलेंगे खट्टा, कई क्या बोलेंगे चरपरा, है ना। और इंदौरी भाषा में क्या बोलते हैं, चरखा। और ये वैसे ये कोई शब्द नहीं है, ये यहाँ की भाषा है ना, इसका प्रयोग हम नहीं करेंगे। तो ध्यान रखना, कुछ भी क्वेश्चन आए, कोई भी पेपर में पूछा जाए, चरपरे का, कड़वे का, तीखे का, खट्टे का, सबका विलोम क्या रहेगा, मीठा रहेगा। ऐसे ही निरक्षर, ऐसे ही क्या है निरक्षर, ध्यान रखना। अब मैं बात करूं ऐसे ही इसकी, तो घोष क्या होता है, आपने नाम सुने होंगे, इसके एग्जाम्पल लेके समझाता हूं मैं आपको।
मेघनाद और एक शब्द है मेघनाथ, है ना। आप क्या समझते हो कि मेघनाथ रावण का भाई था, पर आप शब्द देखो अगर हम किसी सब्जेक्ट में अगर उस चीज को डीपली समझें, उनके अर्थ समझें, तो हम कभी गलत नहीं हो सकते। जैसे कि मेघ का अर्थ सबको मालूम है, लेकिन नाद का अर्थ क्या होता है? सिंपल यही घोष। और नाथ का अर्थ क्या होता है? पति या भगवान, यही तो होगा। जिसके गरजने से मेघों में क्या हो? नाद, उसे मेघनाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेघनाद। और जो मेघ का नाथ हो अर्थात इंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंद्र। क्लियर है कि नहीं? सिंपल है, नाथ का अर्थ भगवान होगा या उसके गुरु होंगे या प्रभु होंगे, सब हो सकता है। तो दोनों में देखना, इसको हम क्या बोलते हैं? समश्रुति। क्या बोलते हैं? समश्रुति। ये पेपर में आती है। क्या आती है? पेपर में। समश्रुति समान सुनाई देती है, लेकिन अर्थ क्या होते हैं इसके? अलग अलग होते हैं। चलो इस पर बात करते हैं। तो ये मैंने क्यों समझाया आपको, कैसे ये क्लियर हो गया। एक तो आपकी समश्रुति क्लियर हो गई और एक ये हो गया। घोष भी होते हैं जिनके उच्चारण करते समय हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन हो, नाद हो, गूंज हो, आवाज हो, उन्हें हम घोष बोलते हैं या सघोष बोलते हैं। और जिनमें नहीं हो, सिंपल किसी मूल शब्द के प्रारंभ में अगर आ जोड़ दो हिंदी में, तो उसका अर्थ क्या हो जाता है? विपरीत हो जाता है। क्या हो जाता है? विपरीत हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है? घोष क्या होंगे? सभी स्वर घोष है। क्या है? सभी स्वर घोष हैं। क्लियर। और अघोष कोई भी स्वर अघोष हाँ, कोई भी स्वर अघोष नहीं है। कोई भी स्वर, बात तो एक ही होगी, अघोष नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सभी घोष है, इस वजह से। तो स्वर तंत्रियों के आधार पर स्वरों की संख्या होती है 2। एक तो होती है घोष, दूसरा घोष, और ये आपस में विलोम है। क्या है? विलोम है। विलोम भी पूछे जा रहा है इसमें, है ना। हम देखो हिंदी लगभग अच्छी सब पढ़ाते हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि जब तक हम किसी शब्द को उससे लिंक न जोड़ें, उससे संबंधित न बताएं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दूं आपको कि मैंने आपको बताया विद्यार्थी। क्या बताया? विद्यार्थी बताया। तो मैंने तोड़ दिया कि विद्या प्लस अर्थी, बस मेरा यहीं तक बताना हुआ। और मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि मैंने विद्यार्थी तोड़ दिया, इसमें बड़ा आ और ये अ हो गया, संधि हो गई भैया दीर्घ, है ना। ऐसा कुछ नहीं है। विद्या कैसे लिखते हैं, हमने ऐसा क्यों लिखा, ऐसा क्यों नहीं लिखा, ये भी बताने का हक है, ये भी जिम्मेदारी है। अर्थी का अर्थ क्या होता है? जैसे अर्थी, इस अर्थी का अर्थ क्या होता है? चाहना, पाने वाला, लालसा, इप्सा, इहा, मरमहा, बोल सकते ना। और इस अर्थी का अर्थ क्या होता है? जानते हो? टिकटी। जब मनुष्य देहांत हो जाता है, खेत रह जाता है, मर जाता है, देहावसान हो जाता है ना, प्राण त्याग देता है, प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, ये पर्यायवाची है। देखो, जिसके मैंने पहले भी बोला था, लगभग वर्णमाला जैसे संधि है, समास है और शब्द है, अगर जिसके ये कंप्लीट है उसकी लगभग 70% हिंदी कंप्लीट है। और जिसके शब्द वगैरह और अगर उनको संधि तोड़ना और समास बनाना नहीं आते, तो उसका कुछ कंप्लीट नहीं है, उसके अच्छे नंबर नहीं आ सकते। तो सिंपल है। स्वर तंत्रियों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं स्वर? 2। एक तो होता है घोष, दूसरा होता है सघोष। अगला आगे बढ़ते हैं। अगला है उच्चारण के स्थान पर, उच्चारण के
आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होगी? 6। कौन कौन सी होगी? सिंपल देखो, उच्चारण तो आप जानते हो किससे बना, उत प्लस चारण। जैसे अ ई उ ए आई, री रख लो अपन, री ए आई और ओ। 6 हो गए ना। इनका उच्चारण कहाँ कहाँ से बोला जाता है? पहला, इनका उच्चारण क्या है? कंठ। आ इनके उच्चारण करते समय हमें कंठ में ध्वनि सुनाई दे रही है। कहने का तात्पर्य वही घोष, कंठ में क्या होता है? घोष होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कंठ के उच्चारण के आधार पर आ ई। अब किसका प्रयोग कर रहे हैं हम? जीभ का, जिसे हम तालव्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तालव्य बोलते हैं। जिसे हम क्या बोल सकते हैं? जीभ को और जिह्वा, ये भी लिखाई देता है कई जगह, जिह्वा भी बोलते हैं। तो ई बोलते समय ऐसे उच्चारण हो रहा है कि जैसे जीभ अटक गई हो। जिह्वा जैसे बोलते हैं ना, ई न तो जीभ नीचे जा रही है न ऊपर जा रही है। उ ये तो मालूम चल रहा है ओष्ठ से। किससे? उ ओष्ठ से प्रयोग हो रहा है। री, इसका प्रयोग होता है मूर्धा। आप बोलते समय देखो इसको, री, जीभ ऊपर की ओर जा रही है। किसकी ओर जा रही है? जीभ ऊपर की ओर जा रही है। ऐसा लग रहा है कि क्षेत्रीय भाषा में उसको हम बोलते तरुआ। देखो, तालू नहीं, तरुआ। जब जीभ ऊपर की ओर जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? तरुआ। तो क्या हो जाएगा? मूर्धा ए आई। अब इसमें किसका प्रयोग हो रहा है? कंठ और तालु। किसका प्रयोग हो रहा है? कंठ और तालु। शायद समझ में ना आए, साफ लिख दूं उसको मैं, कंठ तालु। या ये भी आ सकता है कंठ तालव्य। कंफ्यूज नहीं होना, कंठ तालव्य। क्यों? ए आई, कंठ का प्रयोग और जीभ का प्रयोग, और लास्ट है ओ आई। ये आ जाएगा कंठोष्ठ। कैसे? कंठ प्लस ओष्ठ, कंठोष्ठ हो जाएगा। दोनों पूछे जा सकते हैं। तो किसके आधार पर क्या हो गए? सिंपल, उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 6 होती है। पहली कौन सी है? कंठ, आ। दूसरी कौन सी है? ई, जीभ। तीसरी है उ, ओष्ठ। री, जीभ ऊपर की ओर जा रही है तो वो मूर्धा है। फिर है ए आई, जीभ का प्रयोग हो रहा है, कंठ का प्रयोग हो रहा है। तो किसका क्या हो गया? ये सिंपल, जीभ का हो रहा है तो हमें तालु और कंठ से हो गया, और लास्ट है ओ, वो कंठोष्ठ कहलाएगा। चलो अब बात करते हैं हम, जो मैंने आपको अंग और आह, किसके बात करते हैं? अंग और आह। इनका नाम है अयोगवाह ध्वनियाँ। क्या? अयोगवाह ध्वनियाँ। अयोगवाह क्या होती है? जो योग नहीं है। कहने का मतलब जिनका प्रयोग न तो स्वरों में किया जाता है न व्यंजनों में किया जाता है। सॉरी, जो न तो स्वर में आती हैं न व्यंजन में आती हैं, अपितु उनका प्रयोग दोनों में किया जाता है। उन्हें हम क्या बोलते हैं? अयोगवाह ध्वनियाँ बोलते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 2, जिसका पहला नाम है अनुस्वार। क्या है? अनुस्वार। अनुस्वार। दूसरा नाम है इसका अनुनासिक। क्या नाम है? अनुनासिक। अनुनासिक, और इसको हम विसर्ग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विसर्ग। अनुनासिक क्या होती है? जो नाक प्लस गले से बोली जाती हैं। और अनुस्वार क्या होती हैं? जो नाक के द्वारा बोली जाती हैं, उसे अनुस्वार बोलते हैं हम। जो नाक के द्वारा बोली जाती हैं उसे ही तो हम बोलेंगे क्या? अनुस्वार। और जो
नाक प्लस गले से बोली जाती हैं। ये पेपर में पूछा जाता है अनुस्वार क्या होते हैं। और एक और चीज बता दूं तुमको, निरुनासिक, निरुनासिक, तो ये ध्वनियां क्या होती हैं, जो न तो नाक और न गला किसी से भी नहीं बोली जाती। एग्जाम्पल, कमल, इधर, क्यों, न तो इनमें चंद्र बिंदु है न अनुस्वार है, और एक क्या होती है, अनुनासिक। अनुनासिक तो हो ही गई, सॉरी अनुनासिक ये नहीं होगी, इसे तो हम विसर्ग बोलेंगे, है ना। अनुनासिक क्या लिखेंगे हम, अनुनासिक, ये अनुनासिक नहीं होगी, सॉरी, अनुनासिक। अनुनासिक क्या होती है, चंद्र बिंदु, यही तो होगा अनुनासिक, जो नाक प्लस गले से बोला जाता है ना। हाँ, हम यहाँ ये मेंशन कर सकते हैं, नाक प्लस गला, सॉरी ध्यान नहीं रहा मेरे को। अनुनासिक होता है, जैसे बोलते हैं ना चांद, तो नाक प्लस गले से बोल सकते हैं, और अनुस्वार अंग, और निरुनासिक, और ये तो विसर्ग है अह, जो गले से बोली जाती है, और निरुनासिक जो न तो नाक से और न गले से, जैसे कमल, इधर, इनका प्रयोग इसमें नहीं किया तथा किसका, न चंद्रबिंदु का और न अनुस्वार का। आइए अब बात करते हैं हम किसकी, आज बात करते हैं हम व्यंजनों की। व्यंजन बता चुका हूं, व्यंजन क्या होते हैं, जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं या स्वरों पर निर्भर होते हैं, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। अब व्यंजन होते कितने हैं, पेपर में ये चीजें आती हैं, व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो कितनी है, देखो व्यंजन होते हैं कितने, 33। कितने होते हैं, 33। अब बात करते हैं कि कुल व्यंजन कितने होते हैं, ये पेपर में आ चुके हैं। कुल कितने होते हैं, तो होते हैं 39, और मूल कितने होते हैं, तो भी होते हैं 33। ये आपको ध्यान रखना है। आप कहोगे ऐसे कैसे सर, ध्यान रहे कि आपने देखा होगा एक तो स्पर्शी व्यंजन जो क च ट त प है, क च ट त और प, ये 25 हो गए। 25 के बाद क्या आएगा, य र ल, और बता देता हूं आपको मैं, 4 29 हो गए। फिर आएगा स स श और ह, 33 हो गए। तो ये तो हो गए 33, क्योंकि मूल हैं, इनको तोड़ नहीं सकते, तो मूल हो गए और व्यंजन हो गए। लेकिन कुल में क्या आएगा, कुल में आप देख सकते हो 6 त्र ज्ञ स्र, कितने हो गए, 33 4 37 हो गए ना। और एक क्या आता है, ये ण और ण, ये कितने हो गए, 39 हो गए। कितने हो गए, 39 हो गए, जिन्हें हम द्विगुण भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलो मैं आगे बढ़ता हूं, आपको बताता हूं। ये तो बता ही दिया। अब बोलते हैं व्यंजन का, बता दिया मैंने। लिखते हैं अपन क ख ग घ और अंग, च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ और म। ये हैं व्यंजन, जिन्हें हम बोलते हैं, क्या नाम देते हैं इनको हम, स्पर्शी व्यंजन। क्या देते हैं हम, स्पर्शी व्यंजन, है ना। ध्यान रखना,
दूसरा नाम क्या देते हैं हम इनको? वर्गीय व्यंजन, क्योंकि वर्ग में बटे हुए। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है वर्गीय व्यंजन कितने होते हैं, तो ये होते हैं 25। कितने होते हैं ये? 25। अब इनके उच्चारण स्थान होते हैं अलग अलग। पहले का होता है कंठ। क्या होता है? कंठ। क ख ग घ अंग, ये अंग है, ये ENG से बनता है, ये YEN से बनता है और ये EN से बनता है। इनका ध्यान रखना विशेष। आप सबको अणा ना बोल देते हैं, ये गलत है। आप एक बात बताओ, घर में अगर एक ही नाम रख देंगे टिल्लू टिल्लू, पप्पू पप्पू, तो क्या रहेगा? समझ में नहीं आएगा कौन सा पप्पू 1, पप्पू 2 के पप्पू 3। तो इस वजह से इनका उच्चारण स्थान भी अलग अलग होता है। मुख्यतः इनका बनाना भी नहीं मालूम होता कि इनको अंग या बोल लेंगे उच्चारण, लेकिन ये नहीं मालूम होगा ये बनते किससे हैं, कारण क्या है, क्यों है। क्लियर है? अंग या और अणा, ये कंठ से क ख ग घ ङ क ख, इनको हम एक और, चलो अभी बाद में बताऊं। कंठ। दूसरा है तालु। तालु क्या? आप बोल के देख सकते हो। जीव। च छ ज झ य, जीव इधर से उधर हो रही है, जीव पर किया जा रहा है, जोर दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? च छ ज झ य। ट किससे बोला जाता है? मूर्धा। किससे बोला जाता है? मूर्धा। मूर्धा किसको बोलते हैं? स्वरों में मूर्धा एक था, वो था कौन सा? रे। तो रे जब ऊपर जाता है, इसको भी आप देखो, ट ठ ड ढ ण, जब जीव ऊपर की ओर स्पर्श करती है, ऊपर के क्षेत्र को छूती है, उसे हम क्या बोलते हैं? मूर्धा बोलते हैं। कोई मतलब इतनी टिपिकल थोड़ी है, हमने बोल दिया उसका बात का बतंगर बना दिया है किसी चीज का। तब अब है दंत। देखो दांत, जीभ किसको स्पर्श करेगी? दांत को। त थ द ध न, जीभ किसको स्पर्श कर रही है? दांत को स्पर्श कर रही है। और लास्ट है ओष्ठ। सिंपल, लो याद हो गए हमको। ओष्ठ में क्या क्या आएगा? प फ ब भ म। सिंपल है ना। ओष्ठ को क्या कर रहे हैं? स्पर्श, दोनों ओष्ठ छू रहे हैं। आप कहेंगे कि हम तो ओष्ठ छूने नहीं देंगे, लकड़ी लगा लेंगे, कुछ भी कर लो, ओष्ठ छूना बहुत जरूरी है ना। ओष्ठ में प फ ब भ म। तो पहला क्या देखा हमने कि व्यंजनों का नाम क्या है? स्पर्शी व्यंजन है, वर्गीय व्यंजन है। और पहली वाली, इनको आप ध्यान रख सकते हो, कचट तप। क्या कर सकते हो? कचट तप। इसको, ये वाली लाइन है, इसको, ये महत्वपूर्ण है। कचट तप याद हो जाएगा, कचट तप। और ये, इसको हम नासिक्य व्यंजन बोलते हैं। इसका एक और क्या नाम है? नासिक्य व्यंजन। तो पूछे नासिक्य व्यंजन कितने होते हैं? तो नासिक व्यंजनों की संख्या 5 होती है। क्यों? जो नाक से अंग य ण न म नाक का प्रयोग कर रहे हैं, तो वैसे इसका नाम क्या हो गया? नासिक्य व्यंजन हो गया। अब याद कैसे? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। क्या करेंगे हम? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। क्लियर है कि नहीं है? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। ध्यान रखना इस बात का। अब बात करते हैं हम अल्प प्राण और महाप्राण की। किसकी बात करते हैं हम? अल्प प्राण और महाप्राण की। देखो अल्प मतलब क्या होता है? अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प मतलब ज्यादा, महा मतलब अल्प मतलब कम, महा मतलब ज्यादा, और प्राण मतलब हवा नहीं है। अपन बोलते ना कि प्राण पखेरु उड़ गई, हवा निकल गई, तो वही तो हवा ही तो निकल जाती है इंसान की, तो उसे हम क्या बोलते हैं? अल्प प्राण या महाप्राण बोलते हैं। तो जिनमें कम वायु निकले उसे अल्प बोलते हैं। आप एक चीज देखो, मैं याद करवाने के लिए, पी से बनता है, PS से, BH से और M। क्लियर हो गए होंगे आपको कि ये तीनों अल्प प्राण हैं। देखो याद करवाने के लिए बता रहा हूं, ऐसा कुछ है नहीं। P और ये दोनों क्या है? महाप्राण। सिंपल। तो पहला, तीसरा, पांचवा क्या है? अल्प प्राण। और दूसरा और चौथा क्या है? महाप्राण।
क्लियर है ना। प फ ब भ जोर भी दे रहे हैं उस पर, लेकिन अपन को सिंपल सा लिखना है, हमें विशेषज्ञ नहीं बनना, हमारा सिलेक्शन हो जाए बस हमारे लिए यही काफ़ी है, समझ रहे हो ना। और अपन मेहनत भी करते हैं, और आपको पता है कि मेहनत में परेशानियां तो आती हैं, वो कहते भी हैं कि मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। हौसला मत हार गिर करो मुसाफिर, हौसला मत हार गिर करो मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। ठोकरें तो ये तो चीज़ें आती रहेंगी, अपन को रास्ता बनाना है। तो सिंपल है, अल्प प्राण क्या होते हैं, जिनमें कम ध्वनि निकले, कम हवा निकले, और महाप्राण जिनमें अधिक निकले। क्लियर है ना। अगला आता है घोष और अघोष। तो ध्यान रखना, पहला एक और कलर ले लेता हूं जिससे परेशानी ना दिख जाएगा, समझो मेरी बात को। ये पहला और दूसरा अघोष, क्या पहला और दूसरा अघोष, और ये तीनों ये घोष है। क्या है, घोष है। घोष को बोलते हैं हम सघोष। देखो क्लियर रखना, पहला दूसरा जो वर्ग है वो तो अघोष कहलाएगा, और तीसरा चौथा पांचवा क्या कहलाएगा, घोष कहलाएगा। तो इसमें सिर्फ इतना ही पूछा जाता है कि स्पर्शी व्यंजन क्या होते हैं, इनमें घोष कौन होता है, अघोष कौन होता है। मुझे उम्मीद है कि क्लियर, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, कोई भी क्वेश्चन होगा। अगर ऐसा लगता है आपको तो कमेंट में मेरे को भेज सकते हैं कि सर आपने ये नहीं बताया, ये चीज़ें गलत बताई, आप सजेशन दे सकते हो। क्योंकि एक शिक्षक शब्द है, शिक्षक, इसका शाब्दिक अर्थ होता है सीखना या सिखाना। ऐसा नहीं कि हम सबसे ऊपर हैं, क्योंकि देखो जो अध्ययनरत रहेगा, अध्ययन करता रहेगा, वही सब कुछ है। ऐसा थोड़ी है कि सब कुछ सीख जाए, कोई कुछ भी हो सकता है। सब सिंपल सी बात है, ध्यान रखना। चलो अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब बात करते हैं हम अंतस्थ व्यंजन की। किसकी करते हैं, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन होते हैं चार। कौन से होते हैं, चार, य, र, ल और व। अंतस्थ क्या होते हैं, जो हृदय से ऊष्मा निकलती है उसे हम अंतस्थ, अंतस्थ हृदय तो होता है, हृदय को जिस मित्र बोलते हैं ईट, यहाँ स्प्रहा, मर्महा, है ना, उसको हम बोलते हैं, जो अंतर से बोला जाता है। तो ध्यान रखना, इसमें कौन कौन सा है, पहला और तीसरा, इसको साथ में, इसमें क्या बोलेंगे अपन, इसको हम अर्धस्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्धस्वर बोलते हैं। और संघर्षहीन बोलते हैं। क्या होते हैं, संघर्षहीन होते हैं। कौन कौन से, ये दोनों, ध्यान रखना, इन दोनों की बात की जा रही है। संघर्षहीन होते हैं, अर्धस्वर होते हैं। कौन कौन से, या और व। क्यों, ई, व, अ। तो ध्यान रखना, इनका प्रयोग स्वर संधियों में भी होता है। तो ये क्या होते हैं, अर्धस्वर हैं, आधे स्वरों में भी गिने जाते हैं। संघर्षहीन मतलब या और व, इनमें वायु में घर्षण नहीं होता है। वायु जब निकलती है तो इसमें क्या है, घर्षण नहीं होता है। अब बात करते हैं र की। र को हम लुंठित बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लुंठित। दूसरा है प्रकंपित बोलते हैं, प्रकंपित बोलते हैं, प्रकंपित बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, कंपन जात बोलते हैं। इनका नाम क्या है, कंपन जात। एक और नाम बोलते हैं इसका, ताड़न जात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ताड़न जात। देखो क्वेश्चन किसी भी नाम से पूछा जा सकता है। किससे पूछा जा सकता है, किसी से भी पूछा सकता है। लुंठित। अब र, एक और बता, र, र, र। आप देखो इसको हम मूर्धावी बोलेंगे, आप बोल के देख सकते हो। देखो सिर्फ ये अपने ऊपर डिपेंड है कि हम र बोलते कैसे हैं। र में कंपन हो रहा है तो क्या हो गया, लुंठित, प्रकंपित या कंपन जात। तड़ित, चपला। तड़ित, तड़ित किसका प्रयोग आना चाहिए, बिजली। तड़ित है, बिजली है, चपला है, चंचला है, बीजुरी है, दामिनी है, सौदामिनी है, क्षण प्रवाह है। तो इस वजह से ये क्या है, र, बिजली के से ततड़ा बना, ततड़ा होता है ना, तो इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, लुंठित या प्रकंपित बोलते हैं। और ल को हम क्या बोलते हैं,
पार्श्विक। क्या बोलते हैं? पार्श्विक। ल किससे बोला जाता है? पार्श्व। और जिसको हम वरस से भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वर्ष्य। वर्ष को बोलते हैं हम मसूड़ा। क्या बोलते हैं? मसूड़े से बोले जाने वाला। ल तो क्या हो गया? ल पार्श्विक भी हो गया। और एक और बात बता दूं, बाई चांस पेपर में आए, ये अल्प प्राण है। क्या प्राण है? अल्प प्राण भी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण भी कहलाते हैं। दूसरा, इनको हम घोष भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन सबको? घोष। एक और आ जाएगा इसमें ह। क्या आ जाएगा? ह। ये घोष में भी आते हैं सभी। कौन कौन से? य, र, ल, व, ह, ये घोष हैं और ये अल्प प्राण भी हैं। क्या है? अल्प प्राण भी। तो ये अंतस्थ व्यंजन हो गए। अगली बात करते हैं हम ऊष्म व्यंजन होगी। किसकी करते हैं हम? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? 4, जिसमें ऊष्मा बाहर स्वतः ही निकल आती है उसे हम ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। जिसमें श, स, श और स और ह, ये ऊष्म व्यंजन हो गए। क्या हो गए? ऊष्म व्यंजन हो गए। जिसे हम संघर्षी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संघर्षी। ध्यान रखना, ये पेपर में पूछा जाता है कि संघर्षी कौन से हैं? ऊष्म संघर्षी, तो इनको ही बोलते हैं स, स, स और स। अब ये एक और बात, वो अल्प प्राण थे, तो ये क्या हो जाएंगे? महाप्राण। सिंपल। और वो क्या थे? वो घोष थे, तो ये क्या हो जाएंगे? अघोष। लेकिन इसके अंतर्गत हा नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? ह को हम अघोष नहीं कहेंगे। इनके अंदर उसी में जाएगा वो, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। स क्या होता है? किससे बोला जाता है? अक्सर क्या होता है, आपने देखा होगा कि गांव में क्या सामान्यतः हम हिंदी को शुद्ध नहीं बोल पाते। आप क्या, हम भी नहीं बोलते। उसका कारण ये है कि जो अपना परिवेश है, पर्यावरण है, उसमें बोलने की, देखो बोलचाल की भाषा ही अलग है। आप देखो, एक एग्जाम्पल देता हूं बहुत अच्छा। गांधी और गांधी, कौन सा शब्द सही है? कई लोग लिखते ऐसे हैं, बोलते क्या सही मानोगे? समझ रहे हो मेरी बात को आप? तो ध्यान रखना, ये चीजें गलत। आप एक और शब्द ले लो, भुजंग। भुजंग लोग ऐसे बोलते हैं, लेकिन ये गलत है। शब्द क्या है? भुजग। भुजाओं से गमन करने वाला भुजग। तो कभी कभी उच्चारण अपना गलत रहता है। चलो अब बात करते हैं इसकी। इनका उच्चारण स्थान पहला क्या है? तालु। पहला श किससे बोला जाएगा? तालु। श क्या बोला जाएगा? श। दूसरा श, स, मूर्धा। किससा? मूर्धा। श, जी ऊपर की हो जाएगी। और ये दंत। स, जीव क्या बोलेंगे? स। तो ये दंत हो जाएगा। और लास्ट क्या बचा है? ये, इसे हम क्या बोलते हैं? इसको हम कई नाम हैं। उरस्य है, काकल्य है, कंठ है, अली जिहवा है, अली ही जिहवा। उरस्य क्यों? क्योंकि उरस्य किसको बोलते हैं? उर्वशी, उर्मिला, उर में बसने वाली, उर में मिलने वाली, है ना। उर्वशी, उर माने हृदय। क्या होता है? उर माने हृदय। तो उर में से निकलने वाले ह। काकल, कौए जैसी आवाज आती है। तो एक शब्द बताऊं आपको, उरग, उदग, उदक, उरग, है ना। तो उदक क्या होता है? पानी। और उरग जो धरती से घसीट कर चलता है, अपनी छाती को सांप के पर्यायवाची हो सकते हैं उसके, ठीक है ना। अगला कंठ, जो कंठ से बोला जाता है। अली जिह्वा क्या होती है? अली जिह्वा होती है जिसे हम बोल सकते हैं, जो आप देखना घर पर जाके, जब हम मुंह खोलते हैं ना, तो उसमें एक ऐसी लटकी हुई होती है मुंह में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अली जिह्वा बोलते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने जो चीज़ें बताई होंगी आपको क्लियर होंगी। इसके आगे जो भी बचा है मैं आपको कल बताऊंगा। धन्यवाद।